स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस मैम। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं आया, अभी नहीं है? अब आ गया। यस मैम। कहाँ गए सब लोग? सब 6-7 बच्चे हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निखिल। चलो कोई बात नहीं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, किसी को पता है? यस मैम। अच्छा, पता है पहले से? यस मैम, लॉस पता है। लॉज पता है। यस ये मैम। कौन सी कंडीशन पे वैलिड होते हैं न्यूटन के लॉज? कौन से मोशन पे? अच्छा ये बता दो, न्यूटन के लॉज यूनिवर्सल है या नहीं है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है, ठीक। तो अब ये यहाँ पे, अच्छा ये एप्पल नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये तो सबको ही पता है। यस गिरेगा। नीचे गिरेगा। एप्पल नीचे गिरेगा, ठीक। अब सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है फोर्स। अब यहाँ पे आप देखो, ये बच्चा बेचारा गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है इस साइड? फोर्स लगा रहा फोर्स लगा रहा है अंदर वाली साइड। अच्छा ये बताइए, पुल कर रहा है या पुश कर रहा है? पुश एक पुल करके कर रहा है, खोल। दूसरा पुश कर रहा है। नहीं, खुल रहा है किससे है, और ये जो लड़की कर रही है वो क्या है? खुल रहा पुश से है और लड़की पुल कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए कि पुल का मतलब होता है अपने पास खींचना, और पुश का मतलब होता है उसे धक्का देना। ये हो गया हमारे पास पुल। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आप उस साइड फोर्स लगा रहे हो तो ये हो जाएगा पुश। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक बॉल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और इसके आसपास कोई भी नहीं है, तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगता है? नो मैम। नहीं लगता है, ठीक है। कोई भी फोर्स नहीं लगता है इसके ऊपर। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल लगता है। ग्रेविटेशनल लगता है ना। जनरली हम फोर्स को क्या कह रहे हैं, जब बेसिक लैंग्वेज में बात करते हैं, कि जब हम किसी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं, ये दो मेन चीजें करते हैं फोर्स, ताकि हम लोग क्या कर सके, ऑब्जेक्ट की स्टेट। अब स्टेट का मतलब यहाँ पे नहीं है कि हरियाणा से हिमाचल हो गया। स्टेट का मतलब है उसकी कंडीशन। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे बॉल रुकी हुई है, मैं यहाँ से धक्का दूंगी तो ये बॉल मूव करने लग जाएगी। तो पहले ये रेस्ट पे थी और फिर ये मोशन में आ। दूसरा केस क्या है, जैसे अगर बॉल चल रही है और फिर वो रुक जाए। चलती हुई बॉल कौन से फोर्स के कारण रुकती है? फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। करेक्ट। उसके बाद मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार जा रही थी 20 की स्पीड से। फिर उसने क्या किया, अपनी स्पीड उसको इंक्रीज करनी थी, 40 करनी थी उसे। तो इसमें भी फोर्स लगाना पड़ेगा ना हमें इंजन पे। यस मैम। कि अगर उसकी जो कांस्टेंट स्पीड चल रही थी 20, मेरे को उसको बदल के 40 करना था, तो इसमें भी मेरे को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा। फिर अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे एक बॉल जा रही है इस साइड, अब आप चाह रही इधर नहीं इधर चली जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हाथ मार के या बैट मार के, जो भी आपकी मर्जी है, वो जब आप फोर्स लगाओगे तो इस केस में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हुई है। पहले वो इस साइड जा रही थी, फिर इस साइड जा रही थी। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो इन सब केसेस में क्या हो रहा है, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट की अपने हिसाब से स्टेट चेंज कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं, ये जो चार लोग हैं, ये कौन सी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लगा रहे हैं। ये जो चार लोग हैं, ये कौन सी साइड लगा? राइट साइड। राइट राइट, है ना। अब अगर मैं ये बोलूं कि नहीं भाई, डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, फोर्स तो फोर्स है, चाहे इधर लगाओ या उधर लगाओ, क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम।
बिल्कुल इनकरेक्ट है वो, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि मैं लगा किस तरफ रही हूँ। जैसे अगर यहाँ पे एक छोटा सा पीस रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगाऊंगी तो इसके कारण ये ब्लॉक इस साइड मूव करेगा। पर अगर मैं ये फोर्स इस साइड लगा रही हूँ तो ये ब्लॉक उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन से बदलने से ही उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो रिजल्ट होना था वो भी बदल रहा है। तो हमारे पास जब फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है तो ये स्केलर होगी या वेक्टर होगी? वेक्टर। 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 दूसरी चीज, अगर मेरे पास मान लो कोई वेक्टर है 4i कैप प्लस 2j कैप, ये है मेरे पास ए वेक्टर। और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ 2a वेक्टर, ये जो टर्म बनेगी ये वेक्टर होगी या स्केलर होगी? वेक्टर। क्यों वेक्टर होगी? मैम क्योंकि स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट करने से वेक्टर ही मिलता है हमें। करेक्ट, जब स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जैसे 8i कैप प्लस 4j कैप, ये भी क्या होगा? वेक्टर होगा। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं पूछूं आप लोगों से, तो ये तो आप लोग को पता है कि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है और सीजीएस डाइन। डायन। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप बताओ क्या ये दोनों टर्म्स वेक्टर हैं, मास और एक्सेलरेशन, या एक स्केलर एक वेक्टर है, या दोनों स्केलर है? एक स्केलर है और एक वेक्टर है। एक स्केलर एक वेक्टर है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि दोनों स्केलर हैं तो क्या वो पॉसिबल है? नो मैम। नो मैम। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैम क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, फोर्स ओनली की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता। करेक्ट, जैसे आप 4 into 8 करोगे तो भाई नंबर ही मिल सकता है, उसमें डायरेक्शन नहीं मिल सकती। अब ये बता दो, मास और एक्सेलरेशन में से कौन सा वेक्टर होता है, कौन सा स्केलर? एक्सेलरेशन मास वेक्टर होता है। स्केलर। मास स्केलर एक्सीलरेशन वेक्टर। मास होता है स्केलर, एक्सेलरेशन होता है वेक्टर। तो जैसे ही हमने एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर भी वेक्टर ही होगा। अब मेरे को कौन बता सकता है न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू What? कितने डायन? 10 raised to 10 power raised 5। to power 5। 10 raised to power 5। क्लियर है ना ये सबको? 1 न्यूटन 10 की पावर 5 होता है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक दीवार है मान लेते हैं, और आप यहाँ पे इस पे फोर्स लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, पर ये हिल नहीं रही है, तो क्या आपका फोर्स 0 हो गया? नो नो मैम। मैम। नो मैम। फोर्स तो है पर जरूरी नहीं है हर केस में क्या हो, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम वैसे मेरे को पता तो है, पर एक बार फिर आप बता दो कि ये मूव नहीं करती है तो उस फोर्स का क्या होता है। उस फोर्स का क्या होता है, यहाँ पे हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिल जाता है केशव, इसलिए हमारे पास ये बॉडी जो है मूव नहीं करती है। दूसरी चीज, जो दीवार है उसका मास बहुत ज्यादा यस है मैम। ना? तो जब आगे मैं इनर्शिया पढ़ाऊंगी तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है तो उसमें ज्यादा इनर्शिया होता है, कम इनर्शिया होता है। क्लियर है? ज्यादा होता है। यस मैम। ज्यादा। हाँ, तो वो जब कंसेप्ट वहां पे कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो। अब यहाँ पे की बिल्ली थी बेचारी, थक के हार के सो गई। अल्टीमेटली जब पूरे दिन में आप चलो ठीक है, आप मान लेते हैं आप रात को पूरी रात गेम खेल रहे थे, या दोस्तों के साथ बाहर थे, मस्ती कर रहे थे, या फिर आप पिक्चर देख रहे थे पूरी रात, टीवी देख रहे थे, या फिर चलो पढ़ रहे थे, अच्छे बच्चे पूरी रात पढ़ रहे थे। एक दिन हो गया आप नहीं सोए, शादी में गए हुए थे, 2 दिन हो गए आप नहीं सोए, तीसरे दिन क्या आप जग सकते हो? नो मैम। नो मैम। लास्ट में तो सोना ही पड़ेगा ना, चाहे 2 दिन बाद सो या 3 दिन बाद सो, यस मैम। है ना? यस मैम। यस मैम। तो ऐसे हमारे पास जो नेचर में सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी बेसिक स्टेट होती है कि भाई वो रेस्ट पे रहे। वो मतलब काम तो कर सकते हैं पूरा टाइम, पर अल्टीमेटली जो लास्ट में वो आएंगे ना, वो रेस्ट पे आना पड़ेगा उन्हें, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जैसे अगर आप सो गए, उसके बाद आपको जगने जगने के बाद अगर कुछ काम करना है तो आपको खाना चाहिए, है ना? ताकत चाहिए आपको।
Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही एरिस्टोटल ने क्या बताया हमारे पास कि सारे ऑब्जेक्ट्स मोस्टली रेस्ट पे रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ना रहे, वो मूव करे या कुछ भी हो, उस अपनी शेप चेंज करे, स्टेट चेंज करे, भागने लग जाए, तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स हमेशा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो हमारे पास हर बॉडी की जो बेसिक टेंडेंसी है वो क्या है? टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। टेंडेंसी का बेसिक मतलब है कि आदत, कि हर नेचर में ऑब्जेक्ट जितने भी उनकी बेसिक आदत होती है कि वो रेस्ट पे रहे, कि धीरे धीरे ताकत खत्म हो जाएगी, वो रुक जाएगा। उसके बाद अगर हमें फिर से काम करवाना है तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभी एक कुत्ता आ जाए तो ये बिल्ली भाग जाएगी, जग जाएगी ना? Yes, यस मैम। ma'am. अब यहाँ पे जिस कार्टून का नाम क्या है? स्पंज बॉब। स्पंज बॉब। हाँ, ठीक है। यहाँ पे ना स्पंज बॉब सोए जा रहा है, सोए जा रहा है। अब ये तो सोता रहेगा जब तक अलार्म नहीं बजेगी। ऐसे ही आप लोग सुबह सो रहे हो, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, फिर मम्मी आती है, सीधा चप्पल लेके खड़े हो जाओ, कितनी देर हो, तभी जगते हो? नो मैम। नहीं नहीं मैम, होता हम है। जाते मैम हैं. लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही मम्मी एक बार बोलती है कि केशव, और जग गया केशव, है ना? मैम कुंडी लगाई होती है। अच्छा, कुंडी लगाई होती है तो सबसे बढ़िया काम है। ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हम जब तक सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं, जब तक हमारी मम्मी हमें जगाने नहीं आ रही है या फिर डांट नहीं रही है। मम्मी आ रही है, बहन आ रही है, पापा आ रहे हैं, कोई तो डांटने आ रहा है। तो ये क्या है, हम अपनी ना स्टेट, हम अपनी लेजीनेस को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें डांटनी पड़ेगी। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी कुछ काम कर रही है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, वो करती रहेगी जब तक कि क्या ना हो, बाहर से कोई फोर्स ना लगे। Fourth plan. करेक्ट, फोर्स ना अप्लाई। जैसे जगने के लिए मम्मी हमारे लिए फोर्स। तो अलग अलग टाइप के इनर्शिया होते हैं। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है एक बॉडी की, जिसके कारण कोई भी बॉडी अपनी स्टेट नहीं चेंज करती। अब स्टेट चेंज करने के दो ऑप्शन है यहाँ पे, बेसिकली तीन होते हैं। पहला, कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और फिर वो मूव करने लग जाए। दूसरा, वो मूव कर रहा है फिर रुक जाए, है ना? तीसरा क्या है यहाँ पे, कि वो ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा था कांस्टेंट स्पीड पे, जैसे मैंने 20 का एग्जांपल लिया था, और फिर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे, कुछ कर दे 40। और एक और तरीका पॉसिबल है कि एक आदमी इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, पर सामने क्या हो गया, रास्ता बंद हो, तो उसने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये हमारे पास कुछ टाइप के इनर्शिया होते हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे हम लेजीनेस नहीं छोड़ रहे थे, तो इसको हमने बोला है इनर्शिया ऑफ लेजीनेस। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो तीन टाइप के इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन, ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट का मतलब है हम रेस्ट करना नहीं छोड़ेंगे, मोशन का मतलब है हम मोशन नहीं बदलेंगे, और डायरेक्शन का मतलब है हम डायरेक्शन नहीं बदलना चाहते। अब एक चीज ध्यान रखना, मोशन का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का होता है। वैसे तो एक्सेलरेटेड भी मोशन ही होता है, पर जहां जब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो उसका मतलब हम कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल में अगर हम लोग यहाँ पे देखो, ये बस के पीछे एक बलून बांधे हुए थे। अब क्या हुआ, ये बस और ये बलून रेस्ट पे थे। अब ये बस तो आगे चलने लग गई। अब ये बलून अभी भी आलसी थे, ये कह रहे थे नहीं हमें तो नहीं जाना है। तो ये क्या करेंगे, वापस से पीछे की तरफ मूव करेंगे। जैसे आप कहीं पे बेड पे लेटे हुए और आपको नहीं जाना है, तो आप पापा खींच के लेके जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, नहीं मेरे को बेड पे ही रहना है, बेड पे ही लेटे रहोगे ना। और Yes, है ना? यस ma'am. मैम। ऐसे ही यहाँ पे ये जो बस है ये आगे की तरफ जा रही है, पर ये बलून यहीं पे रुकना चाह रहे हैं। तो ये बलून्स क्या करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ पहुंच जाएंगे कि नहीं 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 हमें नहीं जाना। तो ये जो इनर्शिया होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहे, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ऐसे ही अगर एक बस में आप लोग बैठे हुए हो और ये बस एकदम चलने लग जाए, तो आप आगे गिरते हो या पीछे गिरते
पीछे। पीछे गिरते हैं। तो अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूं कि थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं इसको, आप इस साइड जा रहे हो तो आगे गिरोगे पीछे गिरोगे? पीछे गिरेंगे चाहे कहीं पीछे पे भी जाए। गिरेंगे। हाँ, पीछे ही गिरेंगे, ठीक है, तो उससे ये फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन मतलब क्या है, जहां पे बस पहले थी वहां पे गिर जाओ। अब इनर्शिया ऑफ मोशन देख, यहाँ पे हमारे पास है जिराफ, बेचारा सीधा सीधा चला था, सामने ना यहाँ पे दीवार बंद हो गई, रास्ता बंद हो गया, इस गाड़ी ने टक्कर मारी, पर ये जिराफ चाह रहा था भाई हम क्यों रुके, हम तो चलते रहेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये आगे बेंड, मतलब यहाँ पे ये जो जिराफ है कॉन्स्टेंटली आगे जाना चाह रहा है। अब यहाँ पे अगर रास्ता भी बंद हो जाए तो ये आगे जाने की ही कोशिश करे, ये नहीं चाह रहा है कि ये रुक जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे चलती हुई, अगर रुकी हुई बस, सॉरी, अगर चलती हुई बस एकदम से रुक जाए तो हम आगे गिरेंगे या पीछे गिरेंगे? आगे। आगे गिरेंगे। तो हम आगे गिरेंगे, क्योंकि हम अभी भी आगे जाना चाहते हैं। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखते हैं एक बार। अच्छा, जब हम लोग गाड़ी ऐसे, गाड़ी बस जो भी है, अगर मान लो यहाँ पे कैसे रास्ता है, ये बस यहाँ तक सीधी सीधी जा रही थी, जब ये इस साइड मुड़ेगी तो आप राइट गिरोगे या लेफ्ट गिरोगे या सीधे चलो? राइट गिरेंगे। राइट गिरेंगे। क्यों राइट गिरेंगे? क्योंकि अब ये बस यहाँ मुड़ गई, पर हम अभी भी इस साइड जाना चाह रहे थे, तो हम क्या होगा, राइट की तरफ ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। एक्सपीरियंस क्या है ये सबने? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। है ना, कि कोई बस ड्राइवर्स जो होते हैं वो एकदम से बहुत तेज चलाएं, एकदम से शार्प कट लें, आप कार में भी हो, कुछ भी एकदम से कुछ आ गया, आपको एकदम से मोड़नी पड़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, जिस तरफ हमने मोड़ा उसके उल्टी तरफ जाके हम गिर जाते हैं। ये क्या है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि हम जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे उसी में रहेंगे। अब यहाँ पे अगर मेरे पास कारपेट, पता है सबको क्या होता है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. इस कारपेट पे यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल थे, हमने इसके ऊपर डंडा मारा, ये कारपेट पे जो डस्ट पार्टिकल थे वो बिल्कुल नीचे नीचे गिरते हैं। ऐसा कौन सा इनर्शिया? Inertia. इनर्शिया ऑफ यस ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है सबको सारा? of rest. Yes, ma'am. करेक्ट, इनर्शिया यस ऑफ। मैम। Yes, ma'am. इशू कहाँ एब्सेंट थे बहुत दिन से? इशू, Yes, ma'am. मैम दोबारा पूछो कि हाँ, कहाँ पे एब्सेंट थे आप इतने दिन से? मैम गए थे कहीं पे। अच्छा अच्छा, मैं फिर Yes, बाद ma'am. में बताना भूल जाऊंगी, संडे को आपका मोशन इन 2D तक के जितने भी चैप्टर्स हुए हैं स्टार्टिंग से लेके टेस्ट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन से, फिजिकल वर्ल्ड नहीं आएगा, ठीक है? यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मैथमेटिकल टूल्स। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास न्यूटन के 3 लॉ थे, तो हर लॉ ना अलग अलग चीजें बताता है। सबसे पहला लॉ जो होता है वो बेसिकली मीनिंग बताता है फोर्स का, कि फोर्स से होता क्या क्या है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कि फॉर्मूले की हम बात नहीं करते, हम बस उसका मतलब समझते। फिर सेकेंड लॉ क्या होता है, वो क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे ही आ जाए हमारे पास, हमें बेसिकली फॉर्मूला मिलता है सेकेंड वाले लॉ से। थर्ड वाला लॉ क्या बताता है कि अकेला फोर्स कभी भी नहीं होता, जैसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, तो हमेशा 2 फोर्स साथ में होते हैं, एक्शन भी होगा और रिएक्शन भी होगा। ये क्लियर है सबको? Yes, Yes, यस मैम। मैम। यस Yes, ma'am. अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज बात करूं कि ठीक है, जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम की मैं डेफिनेशन की बात कर, तो वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा? क्वांटिटेटिव। Quantitative. डेफिनेशन की बात कर रही हूँ, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, और अगर उसके फॉर्मूले की बात कर रही हूँ तो क्वांटिटेटिव। quantitative. Quantitative. मैम उसकी आप इससे भी डेफिनेशन क्या होती है फिर बताना। किसकी डेफिनेशन? वो मोमेंटम की।
हमें तो सीधा लिखा है मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हाँ वही डेफिनेशन होती है उसकी। वो बेसिकली इट टेल्स अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी मोशन कैसा कर, वो उसका मीनिंग है। और मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझते हैं। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा वो ही सब कुछ न्यूटन का पहला लॉ बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन पे है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता था? जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये जो टर्म हो जाती थी कांस्टेंट हो जाती। याद है ना सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पर ये कंडीशन जब तक ही होगी जब तक कि बाहर से फोर्स नहीं लगता है। जैसे ही फोर्स लगा, हो सकता है वो फोर्स क्या होगा, उसकी जो स्टेट है वो चेंज कर। तो हमारे पास, अच्छा दूसरी चीज, जब स्कूल में भी कभी लॉज लिखोगे, बोर्ड में भी लिखोगे, तो लॉज की डेफिनेशन को चेंज मत करना अपने हिसाब से, ठीक है? जो आप एक डेफिनेशन पे स्टिक रहना, जो स्कूल में लिखवाई है या कहीं और पढ़ी है, बुक में पढ़ी है, उस डेफिनेशन को एज इट इज लिख, वरना मार्क्स कटते हैं। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless a net external force acts on it। अब यहाँ पे नेट का मतलब क्या? इंटरनेट? नो मैम। क्या टोटल। मतलब है? टोटल। कि हमारे पास हो सकता है फोर्स तो लग रहा हो, पर जब तक कि टोटल में कुछ फोर्स ना बच जाए, ये लॉ हमारे पास क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ही रखेगा या यूनिफॉर्म मोशन में। अब नेट का मतलब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि नेट होता क्या है बेसिकली। पर अगर मेरे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उस केस में क्या होगा? बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। जैसे यहाँ पे एक बॉल थी, हम अब ये बॉल रुकी हुई है, पर जैसे ही इस फुटबॉलर ने उसे किक करा, ये फटाफट मूव करने लग जाएगी। अब ये मूव करने लग गई, कब तक मूव करेगी? जब तक कि इसे ये गोल का नेट ना मिल जाए। जैसे ही गोल का नेट मिला, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या फिर ये रुक जाएगी। तो नेट फोर्स को हम एक और चीज बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज, जैसे आपने कुछ हेल्दी फूड खाया, एक प्लेट हेल्दी फूड खा लिया, एक प्लेट जंक फूड खा लिया, दोनों को बैलेंस कर दिया, ठीक है? अनबैलेंस का मतलब है आपने जंक फूड तो ज्यादा खा लिया और हेल्दी फूड नहीं खाया, तो बीमार हो जाओगे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस ऐसे मैम। अनबैलेंस का फोर्स का मतलब क्या है? हो सकता है कोई इधर से फोर्स लग रहा, कोई इधर से फोर्स लग रहा हो। जब तक ये दोनों बराबर है तब तक तो ठीक है, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे ही एक ज्यादा या कम हो गया, हमारे पास उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मोर इज द मास, मोर इज द इनर्जी। तो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे 10 kg आयरन बार है और मेरे पास 2 kg आयरन बार है, किसको मूव करना आसान हो? 2 Two. kg को। है ना? इसी तरीके से मान लो कि मेरे पास एक ट्रक आ रहा है सामने की तरफ, और एक छोटा बच्चा छोटे वाली साइकिल चलाता हुआ आ रहा है, पेडल मारता हुआ। किसको रोकना आसान होगा मेरे हाथों से? छोटी साइकिल। साइकिल। छोटे बच्चे को, है ना? करेक्ट। तो हमारे पास हमने क्या करा? हमने पहले केस में क्या किया? रेस्ट पे था आयरन रॉड और हमने उसे उठाया, तो हमने उसको रेस्ट पे से मोशन में लाए। रेस्ट पे से मोशन में लाए, उसकी स्टेट चेंज करी। किसमें स्टेट चेंज करना आसान था? 2 kg वाले में। 10 kg वाले में करना मुश्किल था। ऐसे ही जो छोटी साइकिल थी उसको करना आसान था और ट्रक को करना मुश्किल था। इसमें हमने कौन सी स्टेट चेंज कर रहे थे साइकिल और ट्रक में? मोशन को रेस्ट में लाते। मोशन को रेस्ट में ला रहे थे, है ना? तो हमने देखा कि जितना ऑब्जेक्ट भारी होता जा रहा है उतनी उसकी स्टेट चेंज करने में दम लग, चाहे रेस्ट पे लाना हो या मोशन में लाना, कुछ भी करना। तो इससे एक बात प्रूफ हो गई कि जितना मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। ये बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। यस मैम।
अब यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आ गया लीनियर मोमेंटम का। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, तो उसके अंदर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। ये हमें मोशन के बारे में बताता है। अगर बेसिक मतलब समझो कि अगर उसका मोमेंटम ज्यादा है मतलब वो ज्यादा मोशन में है, अगर उसका मोमेंटम कम है तो वो कम मोशन। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो क्या ये कोई मोशन डिस्क्राइब कर रहा है? नो मैम। No, ma'am. नहीं कर रहा है, ये कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, ये तो पूरा रेस्ट पे है। तो इस केस में आप मोमेंटम भी देखोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही ये बॉल जो है मूव करने लग जाए 10 की स्पीड से, तो अब इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। तो मोमेंटम हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन। अब अगर मैथमेटिकली जो डेफिनेशन थी वो होती है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तब मेरे को बताओ मोमेंटम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर वेक्टर मिक्स वेक्टर आंसर आ रहे हैं। वेक्टर। सबने वेक्टर बोला, स्केलर बोला था किसी ने? Issue ने. किसी ने बोला था। देखो अच्छा, अब वेक्टर है ठीक है, अब राइट साइड में वो कौन सी टर्म है फिर जो स्केलर हो गई? मास या वेलोसिटी? मास तो स्केलर ही है। मास स्केलर मास स्केलर ही होती है, हमेशा याद रखना। वेलोसिटी वेक्टर। Vector. वेक्टर। अब मोमेंटम को हम स्मॉल पी से लिखते हैं, कभी भी कैपिटल पी से मत लिखना। कैपिटल पी से क्या होता है? पावर। पावर होती है, ठीक है। तो स्मॉल पी जहां पे भी होगा उसका मतलब मोमेंटम होता है। तो उसको हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं कि इस वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है 2। तो जैसे हम लोग ये करा है ना आप लोगों ने कि अगर मेरे पास दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या लगता है? कांस्टेंट कांस्टेंट लग जाता है ना। कांस्टेंट। उसके बाद वो टर्म एज इट इज। ऐसे ही अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये दो मैंने अपनी मर्जी से लगा, तो मैं ये लिख सकती हूँ मोमेंटम m की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस यस मैम। है ना। वो कांस्टेंट हटा दिया मैंने, बिल्कुल जैसे ऊपर। मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मतलब मोमेंटम मतलब बढ़ेगा दोनों तो होंगे मास बड़े, बढ़ेगा। बढ़ेगा दोनों एक करेक्ट। साथ। अगर मास डबल होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? डबल डबल। डबल। क्लियर। अब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो अगर मोमेंटम बढ़ रहा है, सॉरी अगर मास बढ़ रहा है तो हमारे पास मोमेंटम बढ़ता है। वो ही हमारे पास ये पहले वाला ग्राफ है। इसमें क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। ऐसे ही अगर हम मास को कांस्टेंट रख दें और वेलोसिटी को बदलें तो मोमेंटम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वेलोसिटी के। वो सेकंड वाला ग्राफ हो गया। ये दोनों ग्राफ क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम यस मैम। क्या कभी ये पॉसिबल है कि मास चेंज हो रहा हो? नो मैम। नहीं पॉसिबल। लास्ट टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन। मैम मास सेम रहता है, वेट चेंज होता है हमेशा। अच्छा मास सेम हो रहा है पक्का? मैम पक्का मैम, स्कूल में बहुत बार गलत गया ये मेरा मास का कंसेप्ट, ये नहीं भूलता मैम है। मैंने सुना है हम जब हम ब्रीदिंग करते हैं इन एंड आउट करते हैं तब भी मास थोड़ा बहुत चेंज होता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। रॉकेट में क्या होता है केशव? थोड़ी थोड़ी गैस निकलती रहती है, पार्टिकल्स निकलते हैं तभी वो ऊपर जाता है। यस मैम। तो मास तो चेंज हो रहा है। मैम वो वेट होता है। अच्छा नहीं वेट वेट होता नहीं है। होता क्या? अच्छा वेट होता है वो। मैम क्या पता क्या होता है, कंफ्यूज कर दिया। कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना सब रिसर्च करके आना। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि मास कभी बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। Okay, ma'am. यस अब मैम देखो, अब मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम किलोग्राम। केजी। वेलोसिटी की? मीटर पर डबल सेकंड। सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
MLT LT minus MLT-1। अब डायरेक्ट देख सकते हो, मास के लिए m लिख दिया, वेलोसिटी के लिए LT-1। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे ये एक बॉल ऊपर जा रही है, फिर ये बॉल ऊपर जा रही है, ऐसा क्यों? बीच वाली क्यों नहीं जा रही? और Every ये बॉल action has equal and opposite reaction. अपोजिट रिएक्शन का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं लग रहा मेरे को। तो मैं बोल रही मैम हूँ कि क्योंकि जो फोर्स एक साइड से और दूसरी साइड से लग रही है वो बैलेंस कर दे रही है, मतलब वो बैलेंस कर दे रही है। जब हमने लॉज पढ़े थे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, तो एक लॉ था लीनियर मोमेंटम का। क्या लॉ था? कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहती है। हाँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहती है। अभी यहाँ पे 50 की स्पीड से आ रही है बॉल, मान लो, फिर तो लास्ट में तो रुक गई ना, तो कंजर्व कैसे हुआ? ये तो 0 हो गई। तो वही मोमेंटम पूरा ट्रांसफर होकर इस बॉल में आ गया, और अब ये मूव कर रही है 50 की स्पीड से। तो उस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है ये? Yes, यस ma'am. मैम। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है। हाँ, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रही है। एक्शन एंड रिएक्शन और मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, दोनों चीजें यहाँ पे। अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ने क्या बताया हमें? फोर्स की पहले डेफिनेशन बताई। फोर्स की डेफिनेशन कैसे पता लगाई? देखो, हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो थी कि बॉडी रेस्ट पे रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में जब तक कि उसकी मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो इसी से अगर हमें उल्टा पढ़े इसे, तो ये पता चला कि जैसे ही हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स क्या चाहता है? उसकी स्टेट रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन से चेंज हो जाए। तो इससे हमें एक तरीके से उसकी डेफिनेशन मिल गई। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. कि लॉ हमें बता रहा था कि फोर्स लगने से क्या होता है, और वही हमारी फोर्स की डेफिनेशन है। अब पर यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आया कुछ भी। तो फॉर्मूला के वाइज क्या कहता है सेकेंड लॉ? कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा हमारे पास मोमेंटम चेंज होता है विद टाइम। ये है हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम, ये है चेंज ऑफ टाइम। कि जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसको वैसे समझते हैं, जैसे अगर एक बॉल को आप हल्का सा फोर्स लगाओ, क्या होगा? ये हल्की सी स्पीड से यहां तक जाएगी। यस मैम। यस मैम। वंस बोलो, वंस आपको कोई डाउट है? नो मैम। ओके। तो हमारे पास इस बॉल को हल्का सा फोर्स लगाया तो हल्की से आगे गई। अब इसको बहुत जोर से किक मारी तो बहुत तेज वेलोसिटी से आगे तक जाएगी। यस मैम। यस मैम। तो देखो, दोनों केस में हमने किक मारी, और दोनों केस में स्टार्टिंग में तो बॉडी रेस्ट पे ही थी, पर बाद में क्या हुआ? बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मोशन आ गया। और मोशन हमें किस चीज से पता चलता है? मोमेंटम पे। मोमेंटम से। मोमेंटम से। तो यस हमने मैम। देखा कि हम जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उतना ही ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रही है, मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो हमारे पास सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई वो आई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। दूसरी चीज, यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट लिखा, वो क्या कहता है? अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जो टोटल फोर्स बन रहा था वो इस तरफ बन रहा है और बॉडी इस तरफ मूव करने लग जाएगी, वो पॉसिबल नहीं। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं ये लिखूंगी y इक्वल्स टू -x, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव हो जाएगा। यही यस मैम। मतलब है ना? पर यहाँ पे अगर आप देखो इस फॉर्मूले में F एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am.
तो यहाँ पे हमारे पास ma'am. बेसिकली वैगन है, ट्रॉली आप समझ सकते हो। अब ये बच्चा क्या है, इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है। जब उसके ऊपर एक बैग हल्का सा स्टोरेज था तो क्या वो आराम से खींच पा रहा है, पर जैसे ही उसके ऊपर वजन ज्यादा बढ़ गया, हमें और ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है इसको खींचने के लिए। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे हमने क्या चेंज करा है दोनों केस में? बार माँ मास चेंज करा है ना, कि यहाँ पे हमारे पास मास कम था, यहाँ पे हमारे पास मास ज्यादा। भी इस पॉइंट को समझेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा न्यूटन के सेकेंड लॉ से कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ मोमेंट। जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते कांस्टेंट लगता है कि, और इस केस में हमारे पास वो कांस्टेंट 1 हो जाता है। हमारे पास लास्ट में बच जाता है फोर्स इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम वेक्टर विथ चेंज ऑफ टाइम। अब हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यस मैम Yes, Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ 2t², ये क्या होता था? 40 40 होता था। आपने इस 2 को बाहर निकाल लिया कांस्टेंट के तरीके से, और फिर अंदर क्या किया, d/dt ऑफ t², ऐसे ही किया। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम ऐसे ही यहाँ पे अगर हम माने किसी ऑब्जेक्ट के लिए मास कांस्टेंट है, मतलब एक फिक्स चीज है, उसमें से हम ना कुछ सामान निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं, तो उस केस में मास कांस्टेंट हो जाएगा। तो मास को बाहर निकाल के बस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम मैम थोड़ा थोड़ा ही पता लगा, दोबारा बता दो। इतना देखो, यहाँ पे ना 2 टर्म्स है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो एक बार एक का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का डेरिवेटिव। ये समझ आ रहा है ना सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? यस अब मान लेते हैं कि मास नहीं बदल रहा है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे केशव ने कहा कि मास कांस्टेंट। तो उस केस में जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या हो जाता है? 1 जीरो 1. 0 हो जाता है। तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। क्या बचा फिर? mdv/dt। और जो मैंने पहले बोला था उसका मतलब क्या था, जैसे हम d/dt ऑफ 2t² कर रहे हैं यहाँ पे, इस 2 को कांस्टेंट समझ के हमने बाहर ले लिया था और अंदर जो बचा उसका डेरिवेटिव किया था। ऐसे अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है, उस 2 की जगह लगा हुआ है मास, तो उस मास को मैंने बाहर लगा दिया और अंदर क्या बचा मेरे पास, ये v, उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब समझ आया है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम और चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करेगा मास पे। यस मैम यस मैम कि अगर मेरे को चाहिए कि भाई वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट होना चाहिए, ये फिक्स कर दिया है मैंने, पर मैं मास बदलती जा रही हूँ, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने। जैसे यहाँ पे अगर मैं चाह रही हूँ ये भी 5 की एक्सेलरेशन से मूव करे और ये भी 5 के एक्सेलरेशन से मूव करे, तो सेकंड वाले केस में ज्यादा दम लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा हो गया है। ये क्लियर है? यस मैम यस मैम और अगर मैं मास को फिक्स कर दूं कि मेरे पास ना 2 किलो का ही डब्बा है, उसको ही एक्सेलरेट करवा, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। ये भी क्लियर है कि अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है तो उस केस में फोर्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन। दोनों क्लियर है? यस Yes, मैम यस मैम Yes, ma'am. तो यहां से एक और स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, तो जो कि है कि एक्सेलरेशन अगर किसी पार्टिकल की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। क्योंकि मोमेंटम का चेंज भी उस डायरेक्शन में था और इसी मोमेंटम की चेंज की जगह हमारे पास अब एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। क्लियर है ये? Yes, ma'am. यस मैम अब यहाँ पे हम नेट फोर्स समझते हैं। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, टोटल फोर्स एक बॉडी पे जो एक्ट करता है।
जैसे अगर यहाँ पे एक डब्बा है और आपके ना और आपके फ्रेंड के बीच में शर्त लगी है, नहीं लड़ाई चल रही है, मैं लूंगा ये मैं लूंगा, आप इसे इधर से खींच रहे हो 20 के फोर्स से और वो इसे इधर से खींच रहा है 20 के फोर्स से, क्या कभी ये डब्बा कोई ले पाएगा? नो मैम। नो मैम। है ना, कोई भी नहीं ले पाएगा, वो भी No, बराबर ma'am. से खींच रहा है, ये भी बराबर से खींच रहा है। पर अब मैं क्या करती हूँ, इसको ये और दम लगाने लग गया, इसने 30 से खींचने लग गया, तो कौन जीतेगा, राइट वाला लेफ्ट वाला? 30 वाला जीतेगा। राइट राइट वाला। राइट वाला। करेक्ट। अब देखो, अगर मेरे को टोटल फोर्स निकालना है तो अब फोर्स में तो डायरेक्शन होती है, तो मान लेते हैं एक डायरेक्शन वाला पॉजिटिव है, दूसरे वाला नेगेटिव। आप अपनी मर्जी से पॉजिटिव नेगेटिव ले सकती हूँ, पर बाद में भी याद रखना कि आपने कौन सा पॉजिटिव लिया। तो मैं इन दोनों फोर्स को क्या करती हूँ, हमारे पास नेट फोर्स निकालने का मतलब होता है जितने भी फोर्स हैं F1 F2 जितने भी हैं, उन सबको क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। पर ऐड हम डायरेक्शन के साथ करेंगे, कभी भी बिना डायरेक्शन के ऐड मत करना, अगर बिना डायरेक्शन के ऐड करोगे यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं, इस केस में जो 30 है वो पॉजिटिव साइड चल रहा है, तो पॉजिटिव 30 इसमें ऐड करना है दूसरा फोर्स, ये उल्टी साइड चल रहा है ना, यहाँ यस पे मैम। लिख दिया -20। अब आंसर क्या बचा, प्लस का 10। 10 प्लस कौन सी साइड था, राइट या लेफ्ट? राइट राइट वाली। और ये डब्बा किस साइड मूव कर रहा है, राइट राइट वाली। राइट साइड। तो हमने देखो इससे सेकंड लॉ भी समझ लिया कि हमारे पास अगर 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड बचा था, तो ये डब्बा भी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, या उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। ये बात क्लियर है सबको? यस Yes, ma'am. मैम। यस। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, टोटल फोर्स बताओ इस बॉडी। ट्राई करो एक बार। थर्टी आई कैप 10 जे कैप। एक आंसर आ गया है, वेट कर लेते हैं औरों का भी। यस मैम, ये 30 मेरे ही आ रहे हैं। यही आ रहा है, तो हम Yes, देखो ma'am. क्या करेंगे, इस पे 4 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4, हमें चारों के चारों ऐड करने की, 1 वाला 2 वाला 3 वाला और 4 वाला। अब 1 वाला हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो भी y वाले में, तो हमने ना जे कैप लिख दिया। जो 2 वाला है वो पॉजिटिव आई कैप में है, तो यहाँ 40 आई कैप लिख दिया। थर्ड वाला है हमारे पास जे कैप में, वो भी नीचे की तरफ। फिर फोर्थ वाला है नेगेटिव आई कैप में। अब सिर्फ आई कैप में आई कैप ही ऐड हो सकता है, यहाँ पे 40 माइनस 10 30 आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 30 माइनस 20 10 जे कैप हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। और मैग्नीट्यूड कितना है इस फोर्स का, 10√10। वेट कर लेते हैं। 10 10 10 ही है। ठीक है। देखो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो हमारे पास आएगा 900 प्लस 100 का अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 1000। इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा बाहर, और अंदर रहेगा अंडर रूट 10। अब मैं आपसे पूछूं, इसकी डायरेक्शन बतानी है एंगल में, तो कैसे पता लगाओगे ये डायरेक्शन की कहाँ पे बन रहा है? और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले तो ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, कैसे पता चला? बाकी लोग भी देख लो, आई कैप भी पॉजिटिव है और जे कैप भी पॉजिटिव है, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, वो तो सिर्फ फर्स्ट में होता है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वेक्टर आ रहा है ये, और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कितने एंगल पे बन रहा है ये विद हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे बन रहा है? अब मैं यहाँ पे ऑप्शन भी दे देती हूँ, tan इनवर्स 1/3 या tan इनवर्स 3। यही दो ऑप्शन है, इनमें से एक। क्वेश्चन रिपीट। मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो नेट फोर्स बना, अब आपको बताना है कितने एंगल पे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स एक्सिस के साथ। और ऑप्शंस ये दोनों है। 1/3 वाला। ओके, देख लेते हैं सब लोग का। कि सिर्फ आयुष और केशव ने किया अभी। साहिल, क्वेश्चन क्लियर है ना आपको? यस मैम। वन बाई 1/3 आ रहा है, सबका आ रहा है 1/3। Yes, ma'am. देखो, हमें ये ट्रायंगल ले लिया हमने। अब मैंने पूछा था कितना एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाले के साथ, तो यहाँ ये एंगल भी बता दी। अब सारे आंसर tan की फॉर्म में, तो tan थीटा निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अगर मैं tan निकालूंगी तो परपेंडिकुलर ये सामने वाला है और बेस ये वाला है, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे y वाला है और बेस x वाला। तो हम लिख देते हैं tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे y वाला परपेंडिकुलर मतलब 10 और x वाला बेस मतलब 30। 0 से 0 कट गया, फिर हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1/3। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको आंसर करना है वो हैंड रेज कर देना कि व्हाई इज इट इजियर टू चेंज द स्टेट ऑफ अ टॉय कार देन एक्चुअल कार? सिर्फ ये तीनों का आता है कि हम एक छोटे खेलने वाली टॉय कार की है, उसकी स्टेट आसानी से चेंज कर देते हैं कंपेयर टू बड़ी कार। ऐसा क्यों? उसका मास कम है। उसका ये मास कम मैंने बोला था हैंड रेज करो, ठीक। ऋषभ एंड अभिनव। है। Yes, मैम उसका हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है। हाँ, हैंड रेज का हैंड ऑप्शन था, मैंने देखा था, तभी पूछ रही हूँ। अच्छा, कौन बोल रहा था? बोलो, सब लोग बोलो इकट्ठा। मास कम होगा मास तो। कम होगा तो मास कम होगा तो हम टॉय कार को इनर्शिया चेंज करने के लिए। इनर्शिया भी कम होगा, उसका मास कम Inertia होगा भी तो कम होगा। इनर्शिया भी कम होगा। हाँ, अगर ये इनर्शिया नहीं बोलोगे ना तो कुछ नहीं वैल्यू है आपके आंसर की। मास तो बहुत चीजों का कम हो जाएगा, पर मास कम होने से क्या हो रहा है ऐसा कि आप स्टेट चेंज नहीं कर पा रहे हो? हमारे पास इसका मास कम हो गया तो इसके अंदर इनर्शिया कम हो, तो बस ये बोल सकते हो लेसर मास, इसका मतलब क्या है? लेसर इनर्शिया। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। अब अगला देखो, कैन फोर्स ऑन अ बॉडी बी एवर जीरो इवन इफ सम फोर्स इज अप्लाइड? अब प्लीज फिर से हैंड रेज कर देना, ऐसे मत बोलना कि क्या किसी बॉडी पे फोर्स जीरो हो सकता है इवन इफ सम फोर्स इज अप्लाइड? जिसको जो लग रहा है प्लीज अपने ओपिनियन के लिए हैंड रेज कर दो। बोलो स्नेहा। No, ma'am. नहीं हो सकता, ओके, एक ऑप्शन नो आया है। केशव। मैम नो ही आएगा, मैंने आपसे पहले भी दीवार वाला पूछा था। अच्छा, नीलेश। यस आए। एक बोलो, सेकंड बस रुक। एक सेकेंड। नीलेश गूगल करने चला गया इतनी देर में। नहीं नहीं, यहीं पर हूँ। हाँ केशव, आप क्या बोल रहे थे? मैंने आपसे पहले ही पूछा था, वो बोलो जब तक। मैम क्या चीज? नहीं, आप कह रहे थे ना, मैंने आपसे पहले ही पूछा था दीवार वाला।
मैम दीवार वाला पूछा था मैंने आपसे कि तो फोर्स का क्या होता है, तो आपने बता दिया था कि जीरो तो हो ही नहीं सकती। जीरो तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैम जो आपने मास वाला क्वेश्चन पूछा था कि कभी चेंज हो सकता है, तो सर का रिप्लाई आया हाँ जी हो सकता है। हाँ जी हो सकता है, हो गया प्रूव। मैम अभी तक ये नहीं भेजा कि कहाँ हो सकता है, ये भी अभी पूछा है, अब देखते हैं कब आता है रिप्लाई। बता रही हूँ मैं, रॉकेट वाले केस में जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है उसके अंदर बहुत सारे फ्यूम्स गैस वगैरह होती है, वो उन्हें निकाल के फिर ऊपर की तरफ, वो रिएक्शन उसे तभी मिलता है जब हमारे पास यहाँ पे जो रॉकेट है वो क्या करेगा, यहाँ से इतने सारे मासेस को निकालता है, उसके बदले उसे ऊपर जाने का रिएक्शन मिलता है। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर नीलेश तो भाग गया मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं बता मैम, आप ही बता दो। सबने बोला अगर नो मैम, कोई भी यस अगर वाला नहीं है। मैम यस हो सकता है बट मेरे को मैम एक्सप्लेन वाला नहीं करना। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि अगर ये डब्बा है, इस पे आप भी इधर से फोर्स मैम लगा रहे हो 20। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। करेक्ट, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो उस पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो अगर मेरे पास सिंगल फोर्स है 20, तो वो जीरो नहीं हो सकता कि भाई एक ही फोर्स, अगर इस क्वेश्चन में होता सिर्फ एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है बॉडी पे, और तो फिर हमारे पास क्या टोटल फोर्स जीरो हो सकता है? तो आंसर नो है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे बोला है कैन फोर्स ऑन अ बॉडी बी एवर जीरो इफ सम फोर्स इज अप्लाइड। अब हो सकता है एक इधर से हो एक उधर से हो, ऐसी 10 ऊपर से हो 10 नीचे से हो, अब कहने को 4 फोर्स लग रहे हैं पर टोटल कितना बन रहा है? जीरो। 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 क्लियर है सबको? यस मैम। यस। अब नेक्स्ट बताओ, एज पर न्यूटन एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, देन हाउ डज एनीथिंग स्टॉप और स्टार्ट्स मूविंग? when external force applied. व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे न्यूटन ने ये तो बोला है कि हर बॉडी अपनी स्टेट पे ही रहता है, रेस्ट पे या मोशन पे। पर हमारे पास क्या होगा, ये जैसे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ये कंडीशन फेल हो जाएगी, उस केस में बॉडी की स्टेट चेंज हो जाएगी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और केशव आपका आंसर वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, अब एक्चुअली में सी से कुछ ट्रैवल नहीं कर सकता है, सी के आसपास कुछ भी है कि हाफ ऑफ सी या 3c/4 या कोई भी ऐसी स्पीड होगी, उस केस पे भी हमारे पास जो मास होता है 100%। अब ये जो स्पेसिफिक केसेस होते हैं जो हम लोग अभी ले रहे थे या न्यूमेरिकल्स में लेते हैं, उन केसेस में हम लोग करवाते हैं मास चेंज। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी तेज स्पीड से जा रहा है ना, इतनी ज्यादा स्पीड से, तो उन केसेस में उस ऑब्जेक्ट का मास हमेशा 100% चेंज होगा। क्लियर है केशव? यस मैम। वो मैंने मैम ये जान, सच्ची में बहुत अनोखा केस देखा कि मास चेंज हो सकता है। हाँ ये अभी एक्चुअली आता नहीं है, रिलेटिविटी कॉलेज में आती है, इसलिए मैंने बोला नहीं। रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट तो है भी मैम हमें। हाँ रॉकेट वाला कंसेप्ट है भी अभी, तो मैंने अभी उसी का एग्जांपल दिया, वरना इस केस में तो 100% चेंज होगा, आप चाहोगे भी ना कि वो ना चेंज हो फिर भी चेंज हो। अब यहाँ पे हमारे पास इसका भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट व्हाट कैन यू से अबाउट द नेट फोर्स? कि अगर मैं कह रही हूँ किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट है तो नेट फोर्स कितना है? आयुष बोलो। मैम जीरो। ओके, एक आंसर जीरो आया है। और कोई आंसर करना चाहता है? कांस्टेंट। ओके, एक आंसर कांस्टेंट आया है, एक हो गया जीरो एक हो गया कांस्टेंट, कोई चेंजिंग भी बोल दो। मैम मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक्सप्लेन करें कि इन्होंने ये क्वेश्चन आंसर क्यों दिया।
एक्सप्लेनेशन तो अभी खुद ही समझ जाएगी, मैं एक पॉइंट लिखूंगी उसी से आ जाएगी समझ। इनमें से अच्छा ठीक है, एक और कोई ऑप्शन देना चाहते हैं इसके अलावा, कोई किसी का अलग है आंसर? तो कांस्टेंट वाला नहीं, अच्छा जीरो वाला आयुष आपने बोला था। नीलेश को Yes, एक बार ma'am. रीजन एक्सप्लेन करो क्यों होगा। मैम रीजन नहीं पता। रीजन नहीं पता, सोचो आपका वाइवा चल रहा है यहाँ पे, प्रैक्टिकल लेने आए हैं स्कूल में। इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो 30 मार्क्स है, वरना मैं 0। मैं एक बात बोलूं, मैंने हाँ अभी ये क्वेश्चन गूगल पे सर्च किया था और 0 लिखा हुआ था, मैंने आंसर नहीं बोला, इसीलिए मैंने जानबूझ के पूछा कि इसको 0 कैसे पता था। अच्छा। मतलब और नीलेश चीटिंग करता है। मैंने लेकिन चीटिंग करके आंसर बोला नहीं। तो नहीं, चीटिंग तो करी है ना, ये तो प्रूव हो गया, करेक्ट बोल रहा है केशव, चीटिंग तो करी थी। देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझो हम मोमेंट। नहीं करता हम नीलेश। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, यही होता है। यस मैम। अब यहाँ पे बोला है मोमेंटम एक कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। 0। 0 ना, तो dp बाई dt हो जाएगा 0। तो फोर्स क्या होगा? 0। 0। 0। क्लियर है 0। सबको? यस मैम। यस मैम। आप ये भी समझ सकते हो, देखो मोमेंटम का मतलब होता है मोशन। अब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन ही नहीं बदल रहा है, तो मोशन बदलने के लिए तो क्या चाहिए था हमें? फोर्स चाहिए था। यस मैम। अब अगर मोशन ही नहीं बदल रहा है, इसका मतलब उसको कोई फोर्स ही नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास टोटल फोर्स क्या आ गया उस केस में? 0 आ गया। अब अगर मैं ये क्लियर है ना पक्का सबको 0 वाला कंसेप्ट? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब Yes, ma'am. अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है। और मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स डिक्रीज। डिक्रीज हो कम रहा हो है। रहा है। करेक्ट। अब यहाँ पे छोटा सा वो दे देती हूँ, अगर मोमेंटम है मेरे पास गिवन बाय टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर, ये मोमेंटम की कंडीशन है। अब आपको बताना है कि फोर्स कितना होगा एट टी इक्वल्स टू 1। मोमेंटम दे रखा है, फोर्स बताना है जब टाइम 1। मैम बोलो। दोबारा बोलना, मैंने सुना नहीं। मैंने बोला कि मोमेंटम दे रखा है टी क्यू प्लस टी स्क्वेयर, हमें फोर्स बताना है जब टाइम 1 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दोगे क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं है, ये मैंने खुद ही लिखा है भी। और कोई आंसर करना चाहता है? सिर्फ नीलेशन केशव है? दिव्या? मैम 2। 2? अच्छा ठीक है, एक आंसर 2 आ गया। नीलेश आपका क्या आया? 5। केशव? मैम 5 5 ही आएगा। न्यूटन। 5 ही आएगा। देखो पहले हमें इसका डेरिवेटिव करना है ना टाइम के साथ, तो डीपी बाई डी टी करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा टी क्यूब का 3t स्क्वेयर और टी स्क्वेयर का 2t। अब हमें बताना था जो फोर्स कितना होगा जब टाइम कितना है 1, तो 1 पुट कर देंगे तो 3 प्लस 2 5। समझ आया है सबको? यस यस मैम। मैम। दिव्या आपने कहा तो मिस्टेक करी थी? मैम इसने डेरिवेटिव नहीं दिया था, डायरेक्ट ही यहाँ वैल्यू पुट कर दी थी। यही क्या था दिव्या? तो ध्यान रखो यहाँ पे हमें चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के में नहीं हो सकता। अगर ऐसा मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये इनकरेक्ट क्यों है? मैम क्योंकि यहाँ पे चेंज फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, डायरेक्ट इक्वल दे रखा है। अगर मैं बोले भाई फॉर्मूला ही है फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम,
हमने बताना क्या आप पूछ कर रहे हो? ये फॉर्मूला गलत क्यों है, ये वाला? मैम फोर्स क्योंकि फोर्स रेट ऑफ होता है m इंटू ए और p मोमेंटम होता है m इंटू v और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बराबर नहीं होता। करेक्ट, क्योंकि हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी अगर अलग अलग है वो तो इक्वल नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है नीचे डिनोमिनेटर। क्लियर है सबको? इसलिए फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम नहीं होता, मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अभी और किसी को डाउट है यहाँ पे? नो मैम। ठीक है, तो फिर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज यहाँ तक थोड़ा गो थ्रू करके आना। ओके मैम। थैंक यू एवरीवन। वेलकम थैंक यू मैम। मैम। वेलकम मैम। बाय मैम। बाय बाय दिव्या, गुड नाइट। अभी तो सेकंड क्लास है।